फिर मैं जब वापस लाहौर आया तो फिर मैंने इसको प्रॉपर्ली टेकअप किया और मैंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया, पूरी मीडिया को इकट्ठा किया, कंपैरिजन करके उनको जो भी करने की कोशिश की। एज मी बीइंग अ सन मुझे फ़र्क पड़ा। मैं कहूँगा कि मेरे फ़ोन फटने वाले हो गए थे जहाँ जहाँ से मुझे कॉल्स, जो फिर आफ्ताब इकबाल ने आगे पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी, पूरा मीडिया हर तरह से उनको कॉल किया हुआ था। तो उन्होंने आकर तहज्जुद लाज़िम पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, फजर की नमाज़ पढ़ के उन्होंने सोना है। शोबिस उनके लिए एक समझ लें कि उनकी एक प्रोफेशन था, उनका बन गया। असल जो चीज़ थी उनका दीन की तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान था। ये उनकी लाइफ मेरे लिए एक रोल मॉडल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी लोकेशन पे मौजूद हूं जिसके लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बेताज बादशाह जिन्हें कहा जाता रहा और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पे। और मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही कुछ फीलिंग्स मेरी ऐसी हो रही थी कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ड्रीम वर्ल्ड में मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक हिस्ट्री, पूरी तारीख़ मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की कि वो सारे एजाज़ात, वो सारी डेवलपमेंट जितनी उन्होंने प्रोग्रेस की वो पाकिस्तान के लिए की। और निहायत ही हम्बल पर्सन। और जो इनका दूसरा पहलू था, एक वो फेस वो हम जो फिल्म इंडस्ट्री में देखते थे, लेकिन इससे हट के जो ओरिजिनल उनका हकीकी पहलू था वो बहुत ही सच्चे आशिक रसूल। और इसके साथ साथ अलहाज सुल्तान राही साहब के घर में मैं मौजूद हूँ और मेरे लिए ये बड़ी एहसास की बात है। यकीनन आप सब देखने वालों के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात होगी कि आज एक दफ़ा फिर से और जो हमारे लेजेंड हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए और ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा काम किया, बड़ा नाम कमाया, उनके साहबजादे हैदर सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फीलिंग्स मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा समझ लें कि आउट ऑफ कंट्रोल है। मुझसे कुछ समझ नहीं आ रही कि इतने बड़े लेजेंड के घर में बैठ के बात करना इतना आसान नहीं होता। और उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करते हैं। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। हैदर सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अभी तक यकीन करें फीलिंग्स ऐसी हैं कि मुझसे वो सवालात जो मैं आम तौर पे लोगों से करता रहता हूँ उस तरह की फीलिंग्स नहीं हो पा रही, लेकिन ये आपका प्यार है, ये आपके जज्बात हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच और इतने काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू। बेसिकली आज हम हाज़िर इसलिए हुए कि एक दो कैंपेन्स जो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें सामने आई, जिसके बाद डेफिनेटली एक रिएक्शन बनता था उनके चाहने वालों के लिए, उनसे प्यार करने वाले जितने फैंस हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जो उनसे मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए उन्हें एक बड़ा जो है टाइम दिया, अपनी लाइफ इवन पूरी वो लगा दी उसकी बेहतरी के लिए और उसको उठाने के लिए। और अफसोस की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री अगर देखें ना तो उनके बाद जाके दोबारा से हमें कोई स्टैंड होती हुई नज़र नहीं आई। ये रियलिटी है, हकीकत है। जितने भी लोग मौजूद हैं वो भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो मौजूदा फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। तो हैदर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले वो स्टोरी, जो वाक़या, जो इंसिडेंट हुआ उसके रिगार्डिंग बताइए, वो बेसिकली था क्या और आप तक जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पहुँची उसके रिगार्डिंग बताइए। जी मैं इस वक्त इस्लामाबाद में था जब मुझे कॉल आई मेरे फ्रेंड की। उन्होंने कहा कि आपने एक सर्टन क्लिप चल रहा है नेट पे, आपने देखा है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने देखा तो ऑब्वियसली बात है मुझे बहुत बुरा फील हुआ देख के कि ये किस तरह का ये क्या क्लिप है, क्यों बनाया गया इस तरह से। खैर मैं जब वापस लाहौर आया मैं कहा टेक इट अप प्रॉपर्ली। फिर मैं जब वापस लाहौर आया तो फिर मैंने इसको प्रॉपर्ली टेकअप किया और मैंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया, पूरी मीडिया को इकट्ठा किया और मैंने अनाउंस किया इस बारे में कि इसको हमें रिज़ॉल्व करना है, क्योंकि इतने बड़े फ़नकार, इतने बड़े इंसान के बारे में इस तरह की फ़ज़ूल तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। और इतने उनकी फ़िल्मिंग करियर में 40 ईयर्स माशाल्लाह उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने राज किया और उनके जाने के बाद भी आज 26 साल होने वाले हो गए, किसी ने कभी नहीं उनके बारे में बुरा बोला। एक शख्स मेरे कम अज़ कम ज़िंदगी में कभी नहीं मुझे मिला जिसने उनके बारे में कभी बुरा कहा हो। और इस शख्स ने भी कंपैरिजन करके उनको जो भी करने की कोशिश की, उनका लेवल उसकी बातों से बहुत बड़ा था और उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज मी बीइंग अ सन मुझे फ़र्क पड़ा। तो मैंने इसके उसको टेकअप किया और आफ्ताब इकबाल को मैंने कन्फ्रंट किया इस बात के लिए और मैंने कहा कि
अगर तो वो पब्लिकली आकर इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ कर लेता है तो हम इसको मज़ीद परसू नहीं करेंगे, वरना उनके जो लाखों करोड़ों फ़ैन हैं, आप यकीन करें उनका इतना सवीर रिएक्शन, मैं कहूँगा कि मेरे फ़ोन फटने वाले हो गए थे जहाँ जहाँ से मुझे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें हुक्म करें, हमें ऑर्डर लगाएं, हमें बताएं हम क्या करें। मैंने कहा जी आप लोग फ़िलहाल अभी सिर्फ सब्र करें, मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आपको क्या करना है। फिर फाइनली ये हुआ कि जी 4 दिन चलता रहा प्रोसेस, और मैं जहाँ भी बैठा था मैं यही बात मैंने बोली। फिर मैंने अपना एक वीडियो मैसेज मैंने रिकॉर्ड करके मैंने फेसबुक पे फेंका, और फिर उसके बाद फिर जो रिएक्शन वो आया इट वाज इंक्रीजिंग, बढ़ता गया। फाइनली फिर कल जो है वो मुझे 3-4 बजे के दरमियान मुझे एक मैसेज मुझे मीडिया के थ्रू भेजा गया, जो फिर आफ्ताब इकबाल ने आगे पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया और इस बात को उसने एडमिट किया कि जी मुझसे बहुत ही स्टूपिड हरकत हुई है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था उनके बारे में। उसने मुझसे नाम लेके और जितने उनके फ़ैन्स हैं अबू जी के, उनके बारे में उसने जिक्र किया और उसने फिर अपोलोजाइज़ किया। तो मैंने एक प्रॉपर एक समझ लें एक चीज़ तैयार की हुई थी, क्योंकि पूरा एक हम लोगों ने सेटअप पूरा तैयार किया हुआ था। जो मैंने ये जो कल जुम्मा आ रहा है हम लोगों ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी, पूरा मीडिया हर तरह से उन्होंने कॉल किया हुआ था। लेकिन फिर जब कल वो अपोलॉजीज़ की आ गई तो फिर मैंने अपने दोस्तों से जितने भी मीडिया के उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि यार अगर उसने अपोलोजाइज़ कर लिया है तो सुल्तान राही साहब अगर यहाँ पर होते तो वो क्या करते, वो भी माफ़ कर देते उसको। तो इसलिए आप उनके बेटे हो तो बेहतर है कि आप भी इस चीज़ को छोड़ दो। तो फिर मैंने उनकी बात सुनी, मैंने कहा बिल्कुल सही बनता यही है। फिर मैंने रात को मैंने फिर अपना एक मैंने और वीडियो मैसेज फेसबुक पे डाल दिया और मैंने कहा कि मैं उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ, और जितने उनके फ़ैन्स देखने वाले हैं, क्योंकि अभी भी मुझे उनके मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि यार आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद और करना था, इसको आपने क्यों इतनी जल्दी उसकी अपने अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, यही मेरे हिसाब से एक चीज़ काफ़ी होती है, और उसको हो गई है। तो इसलिए आप लोग भी अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी और खुशचैन बात है कि उनके बेटे, उनके साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं, और उन्होंने ज़ाहिर है उनके जो अपोलोजाइज़ उनको एक्सेप्ट भी किया, और उसके बाद डेफिनेटली यही उन्होंने भी यही कहा कि अगर सुल्तान राही साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं इस वक्त तो ज़ाहिर है वो भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको जो है वो माफ़ कर देते। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जो लाजमी तौर पर करना चाहूँगा, वर्ल्ड गिनीज़ बुक में उनका नाम आता है, और बड़े चंद लोग होते हैं ऐसे खुश नसीब, बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की होती है। तो मैं कुछ उनकी तारीख़ और हिस्ट्री के वाले से भी जानना चाहूँगा। लाजमी तौर पे हमारे साथ उनके साहबजादे मौजूद है। तो आप का जो बचपन और ख़ास तौर पे वक्त गुजरा, जिस तरह मैंने इंट्रो में बोला कि उनके दो पहलू थे, एक तो फिल्म में जो हमें नज़र आ रहा है वो डिफरेंट कल्चर था, और एक जो उनका अपना रियलिटी था, हकीकी था, वो डिफरेंट जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी कुछ मेमोरी शेयर कीजिएगा कि हम्बल कितने थे। ये तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा थे, आजिज़ी बहुत ज़्यादा थी, उसका कोई वाक़या, कोई मेमोरी शेयर कीजिए। आप ये समझ लें कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो ज़मीन पर ही बैठना पसंद करते थे। वो कहते थे कि मैंने इसके अंदर जाना है, मेरा इसका आपस में रब्ता रहना चाहिए। और जब भी कभी उन्होंने शूटिंग से वापस आना, रात को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे काम में, तो उन्होंने आकर तहज्जुद लाज़मी पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, फजर की नमाज़ पढ़ के उन्होंने सोना है, और सुबह 7 बजे फिर उनको उठा दिया जाता था कि जी आएँ आपका दोबारा काम पे जाना है। ये उनकी डेली की रूटीन थी। अबू जी के साथ मैंने 2-3 जगहों पे मैंने भी एक्सपीरियंस किया जाके उनके साथ, और बेशुमार ऐसी मस्जिदें हैं जो माशाल्लाह उन्होंने अपने सामने तैयार करवाई, बनवाई, यहाँ तक कि उनको इतना अल्लाह ताला के साथ उनका एक कनेक्शन था। शोबिस उनके लिए एक समझ लें कि उनकी एक प्रोफेशन था, उनका बन गया, उनका एक शौक़ था, लेकिन असल जो चीज़ थी उनका दीन की तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान था, और जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे वो और ज़्यादा उसमें जाना शुरू हो गए। और अब जो चीमा साहब अक्सर वो अपना जो वाक़या सुनाते हैं, अब ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत किसी के ऊपर होती है कि ऐसा आपका ऊपर टाइम आ जाता है कि अल्लाह ताला आपकी बात डायरेक्ट सुनना शुरू कर देते हैं। कि उन्होंने जो आपने भी वो वाक़या सुना होगा, चीमा साहब ने जो बताया हुआ है कि उनके बेटा जुनसा है जो पैदा हुआ कैसे, और तो अबू जी ने उसके लिए दुआ की। बात यह है कि ये चीज़ें जब आप अल्लाह ताला से अपनी लॉ लगाते हैं लेकिन लोगों से पर्दा करके दिखावे के लिए ना करें, तो फिर अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन बहुत डीपली बनता है। तो उन्होंने कोशिश यही ज़िंदगी में की कि दीन और दुनिया दोनों बराबर लेके चलें, और हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह को उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन रखा। और घर में अब मैं कैसे बताऊँ कि ऐसे सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे कि, और हंसी मजाक करना हमको बहुत अच्छा लगता था, और खाना पीना, घूमना फिरना, मतलब जब भी कभी टाइम मिलता था तो हम बच्चों को, फैमिली को, सबको साथ लेना उन्होंने, और हम लोगों ने कहीं इस्लामाबाद चले गए, कभी कहीं चले गए। ही लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, उनको ऐसा अच्छा लगता था। ज़िंदा दिल इंसान थे, और लोगों के साथ गैदरिंग्स करना, यहाँ पर हर 29 की रमज़ान को
यहाँ पर हम लोग करते थे, सारे जर्नलिस्ट के लिए एक अफ्तारी होती थी यहाँ पर, और अबू जी खुद सारा एहतमाम करते चीज़ों का देखते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ, हर साल करता हूँ मैं भी। तो ये चीज़ें हैं कि उनकी लाइफ मेरे लिए एक रोल मॉडल है। कभी भी मुझे कोई चीज़ ऐसे फील होती है कि मुझे अगर समझ में नहीं, तो फिर मैं अबू जी के बारे में सोचता हूँ कि अबू क्या करते हैं उस टाइम में, तो फिर मैं उस पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो अच्छा आ जाता है मेरे लिए। अच्छा, हुकूकुल बात की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक बात आ रही जो मैंने ज़ाहिर रिसर्च में पढ़ा भी कि ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा थी, इवन हॉलीवुड से भी, और डेफिनेटली जब पाकिस्तानियों की बात आती है, पाकिस्तान की गरीब आवाम की या उन लोगों के जिनके चूल्हे इनके साथ वाबस्ता थे, रोज़गार की बात हम कर रहे हैं, तो सुल्तान रहीने साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इन हज़ारों लाखों लोगों को छोड़ के चला जाऊँ अपने कैरियर को, अपनी जो है वो डेवलपमेंट को लेके। तो इतने सारे लोग जो उनके साथ रिलेटेड थे, कनेक्टेड थे, उनको वो लेके चलते रहे। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल से शानदार पहलू। लेकिन आजकल आपको पता, लोग वो शॉर्टकट और अपनी डेवलपमेंट देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अबू जी के दिल में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द था। वो इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत कुछ माशाल्लाह किया, और ये बात है कि हमेशा उन्होंने अपनी ज़ात से आगे अगले को रखा, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। उन्होंने कभी फ़र्क नहीं लगाया उसमें कि कौन, और ज़्यादातर उनकी जो दोस्ती यारी थी वो ऐसे लोगों से ज़्यादा थी जो थोड़ा ज़रा, हाँ, उनके साथ उनका उठना बैठना मुझे अच्छा लगता था। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि अबू जी एक दिन स्टूडियो में, मुझे किसी बंदे ने बताया ये कि अबू जी ऐसे स्टूडियो में उन्होंने एंटर किया, तो उनकी आदत थी कि पहले मैं सलाम करूँ, मुझे कोई ना कि पहले मैं सलाम करूँ, तो फ़ौरन उनका हाथ विंडो से बाहर निकला, अस्सलाम वालेकुम। तो उस दिन वो कोई टेंशन में थे, किसी बात में थे, तो गाड़ी एंटर की, तो उन्होंने ना वो जो वहाँ पे जो झाड़ू देते हैं उन्होंने सलाम नहीं किया। तो वो सामने आके गाड़ी कैसे खड़े हो गए ना, उन्होंने कहा जी बाहर आओ जी, जी की है बाहर आओ ज़रा, हाँ जी, अस्सलाम की नहीं किया। अच्छा जी, मैं मातरत जी, अस्सलाम वालेकुम, हाथ में लाया, गले लगाया उनको, तो राज़ी हो, चलो जी, फिर चले गए। तो उनका ये था कि वो जेन्युइनली प्यार करते थे। वो दिखावा उनमें एक रद्दी भर भी दिखावा उनमें नहीं था, जेन्युइनली मतलब दिल से लोगों से प्यार करते थे। और इसीलिए मेरे ख्याल से किसी बंदे से भी मैं मिला हूँ तो वो मुझे उसने यही कहा जी राय साहब मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे कि वो अपनी वो एक मीटिंग में अगले बंदे को अपना बना लेते थे। हमारे घर में एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत मैंने पहले कभी शेयर नहीं की बात किसी के साथ। हमारे घर में एक बहुत बड़े लेवल के बंदे आए थे, लेकिन उनके उस दिन पाँव पे कुछ चोट वोट लगी हुई थी, तब उसे मिलने के लिए हम यहीं बैठे हुए थे इधर कमरे में। तो टाइम हो गया नमाज का, तो हमारे घर में जो पीछे मस्जिद बनी हुई वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि जी राय साहब मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो उन्होंने कहा हाँ जी आप आ जाएंगे, मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे पाँव पे लगा हुआ है, तो ये क्या, तो उन्होंने कहा अभी कर लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ से वो बैग मंगवाया, तो खुद बैठ गए उसके पाँव के पास बांधने के। वो कहते हैं राय साहब ना कहते हैं कोई बात नहीं। फिर उसको उठाया साथ अपने, लेकर बाहर गए, जाके उसके शूज़ सीधे किए, उसको पहनाए और फिर पीछे लेकर गए उसको। मुझे हो रहा था कि मैं पास खड़ा हूँ, मुझे नहीं करने दिया। उन्होंने कहा मैं खुद करूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये आजी की इंतहा थी उनको। और ये और अगेन कौन देख रहा था, मैं और वो लोग आपस में। तो बात ये है कि उनके अंदर का एक इंसान इतना बड़ा था कि मैं बता नहीं सकता आपको कि उनका एक लेवल ही और था। मतलब है कि मैं अगर वली अल्लाह के लेवल के अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई छोटी बात नहीं, मेरे ख्याल से ही वॉज अनदर ऑन बियॉन्ड अनदर लेवल मेरे हिसाब से। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पहलू है कि हैदर सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं चारों तरफ रूम के देख रहा हूँ। जिस तरह आज के रसूल की बातें हम कर रहे हैं वो यकीनन आप उसकी झलक भी नज़र आ रही है इस रूम से, इस घर से, और उनके साथ बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं। तो आज आफ्ताब साहब के लिए और जो सोशल मीडिया और जितनी फैंस फॉलोइंग है उनके लिए कोई फाइनल मैसेज पैगाम अगर आप देना चाहते हैं ताकि इस चैप्टर को क्लोज़ करने के वाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। आफ्ताब इकबाल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने आके अपोलोजाइज़ किया, वी एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी। अब ये बात ख़त्म हो चुकी है, हम उसको आगे परसू नहीं कर रहे। बात ये है कि जिस तरह से भी अपोलोजाइज़ किया दैट्स परफेक्टली फाइन, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन बात ये है कि कुछ चीज़ें ऑन ऑफ उन्होंने बीच में बोली ज़रूर, लेकिन इट्स ओके, मैं उनको बड़ा समझ के उसको मैं माफ़ कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस बात के अंदर से एक अच्छा पहलू ये सामने आया है कि आज के बाद मेरे हिसाब से चाहे वो आफ्ताब इकबाल हो या XYZ कोई भी हो, ये सोच समझ के मुँह से बात निकालें। अगर आप किसी अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं कि किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा मत बोलें। अगर आपके पास अथॉरिटी है उसके बारे में अच्छा बोलें और जो हो सकता है उसके लिए अच्छा करें एज अ पर्सन। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पावर है तो मैं जो मर्ज़ी करता फिर मुझे कोई कुछ पूछ नहीं सकता। आपको पूछ सकते हैं लोग। मैन पावर, पब्लिक की पावर बहुत ज़्यादा है किसी से भी। दूसरी बात, जिन लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया है इस टाइम में, टोटल मीडिया, यूट्यूबर्स, जहाँ पे भी हैं, और इंडस्ट्री के इतने लोग हैं, नाफरदीप साहब हैं और भी इतने लोग हैं, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पे अबू जी के जो फ़ैन्स हैं,
जिन्होंने मेरे साथ मिल के चले और उन लोगों ने मुझे मेरे साथ खड़े हुए और इस बात को उन्होंने कहा जी हम इसको टेकअप करते हैं। अभी तक मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इसके लिए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका। आप लोगों के बगैर मैं अकेला था, लेकिन आप जो साथ हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गैदरिंग बन गई। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हैदर सुल्तान साहब हमारे साथ थे और यकीनन अगर 26 साल हो गए सुल्तान राही साहब को इस दुनिया से पर्दा किए हुए, मैं कहता हूँ 26 की बजाय अगर इसके डबल करते 56 साल भी हो जाएं और उसके बाद 100 साल भी हो जाए, जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। और हिस्ट्री में सुल्तान राही साहब का नाम जो है, उनके चाहने वाले जो हैं, फैंस जो हैं, वो ज़िंदा रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि 26 साल हो गए लोग लेजेंड को भूल जाएंगे तो हम कुछ भी कर लेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन तो डेफिनेटली आता है चाहने वालों की तरफ से, जो लोग प्यार करते हैं उनकी तरफ से। तो डेफिनेटली जो भी राही साहब के फ़ैन हैं और चाहने वाले हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, रखते हैं। तो इसलिए तमाम जो भी लोग हैं जो इस तरह के कोट करना चाहते हैं, वर्डिंग या जो भी है, सोच समझ के ज़ाहिर बोलना चाहिए। इंसान को भी गलती इंसान से ही होती हैं, उनकी तलाफ़ियाँ भी हो जाती हैं, माफ़ी भी मिल जाती है। तो आज के हमारे प्रोग्राम मकसद भी यही था कि एक क्लैरिफिकेशन और जो एक स्टेटमेंट है वो राही साहब के जो बेटे की जानब से वो भी आप तक पहुँचाई जाए, दी जाए, ताकि तमाम जो उनके फ़ैन्स हैं वो भी इस हवाले से जो है वो पुरस्कून हो जाएँ कि तमाम लोग अभी जो है वो एक्टिव भी हैं और मौजूद भी हैं। आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। राही साहब के चाहने वालों के लिए हम एक प्रोग्राम उनकी पूरी लाइफ स्टोरी के हवाले से लेके आएंगे बहुत जल्द, उसमें आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। अल्लाह ने के बाद।